तो आज हम लोग पेपर हल करेंगे 2022 का। 2023 का हो गया, 2024 का हो गया, या 2022 का है। 2022 के कई क्वेश्चंस 23 और 24 में भी मिले हैं, तो ये याद रखें हम लोग कि इन्हें कर लें, क्योंकि बोर्ड के ही क्वेश्चंस हैं ये। तो बोर्ड के आने वाले पेपरों में ये फंस सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन तो इसके अंदर ऐसा है जो सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ उसमें। ठीक है, बस इतना सा बदलाव हुआ है, पहले वो सत्यासत्य में था, अब वो ओटी में दे दिया बस। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे बिल्कुल हम लोग विकल्प चुनने की बात करेंगे। निर्देश आपको सुनना ही है, और ये बात आपको मैं बता चुका हूँ, ये क्रॉप प्रोडक्शन है और हॉर्टिकल्चर दोनों में से मिलकर आता है, यानी टोटल 20 पार्ट से। कितने से? 20 पार्ट। 10 प्लस 10 बराबर 20 पार्ट है। 10 ये वो 10 ये। ठीक है, हाँ। अब देखेंगे अगला कि ऐसे क्वेश्चंस आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत क्या है। तो हम लोग किसान लोग ये यूरिया देते हैं, धान में है, गेहूं में है, खड़ी फसल में जो देते हैं यूरिया, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये दिया हुआ है यूरिया का कट्टा, है ना, यूरिया के पैकेट। तो यूरिया के पैकेट में आप देख लो कितने परसेंटेज लिखा है, 46% लिखा है। तो ये तो हमने घर पे ही देखा है। इसका जब पैकेट खाली हो जाता है तो हम लोग आटे में, गेहूं आदि में यूज करते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं कि इसमें कितनी परसेंट लिखा है। यदि इसमें 46% लिखा है तो इसका आंसर लगा देंगे, बोलो 46%। कितना इजी है। तो नॉलेज, हम लोग किसान हैं और किसान परिवार में आते हैं, तो इन चीज़ों पर ये दिमाग लगाओ। अब ये भी कह सकते हैं कि किस कंपनी बनाती है, तो अब देखो इफ्को कंपनी बनाती है, क्रिब्को कंपनी भी बनाती है। तो ये कंपनियों के नाम दिए गए। यदि ये पूछा जाए यूरिया क्या है, तो हम बताएंगे नाइट्रोजन धारी उर्वरक है, अर्थात इसमें नाइट्रोजन होती है। तो क्या पूछ ले, उसके दिमाग में क्या आ जाए, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम ये है कि यदि हमने यूरिया कितनी परसेंट है, 46%, तो क्या चीज है, नाइट्रोजन। अगली बार ये पूछ लेंगे यूरिया में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हम बताएंगे नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कितना इजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग सभी किसान हैं और किसान परिवार में ये देखने को मिलता है, यूरिया इस तरह का होता है। अब ये भी क्या हो सकता है, यूरिया को देते कैसे हैं, तो हम लोग फैलाते हैं खेत में खड़ी फसल में ऐसे करके। तो इसे टॉप ड्रेसिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टॉप ड्रेसिंग, यानी ऊपर से, जैसे बीज के साथ मिला के कभी नहीं देते हैं, खड़ी फसल में देते हैं अक्सर इसको। अब आता है 2,4-D। 2,4-D ऑक्सिन हार्मोन का एक रूप है। क्या है? ऑक्सिन हार्मोन का एक रूप है। लेकिन जब इसे कम मात्रा में प्रयोग करते हैं पेड़ के साथ, तो ये जड़ें निकालने के काम भी आता है। जैसे हमने कोई अमरूद की कटिंग लगाई, क्या लगाई, कटिंग, तो इसमें हम 2,4-D हार्मोन यहाँ लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? यहाँ पर 2,4-D हार्मोन लगाएंगे, 0.02% का करीबन गुण। ठीक है, तो इसमें से क्या निकल जाएंगी, जड़ें। तो ये रूट प्रमोट के लिए है। काहे के लिए? रूट प्रमोट के लिए। तो रूट विकसित करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, तो अपन 2,4-D लगाएंगे। लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा मात्रा में देंगे, 2% से देख देंगे, तो ये खरपतवारों को भी नष्ट कर सकता है। तो ये 2,4-D है, खरपतवार नाशी है। और एक और ये भी पूछा जा सकता है, ये किस प्रकार का खरपतवार नाशी है, तो हम बताएंगे चौड़ी पत्ती वाला। कैसा? चौड़ी पत्ती वाला। अब प्रश्न आता है कि चौड़ी पत्ती क्या होती है, सकरी पत्ती क्या होती है। तो हम देखेंगे ऐसी पत्ती जो किसी पेड़ में लगी है, और इस तरह की डंडी है उसमें, क्या है, इस तरह की ये डंडी है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ये है चौड़ी पत्ती की विशेषता। इसमें होता है व्रंथ। ठीक, सकरी पत्ती कैसी होती है फिर? ठीक है, तो सकरी पत्ती जैसे ये गेहूं है, और उसमें ये गठान है यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे ये तलवार जैसी घुमी हुई होती है, इन्हें सकरी पत्ती बोलते हैं, इन्हें चौड़ी पत्ती बोलते हैं। ये हमेशा गठान पे से ही निकलेगी, नोट से ही निकलती है। तो 2,4-D का प्रयोग होता है, तो हम बोलेंगे खरपतवारों को प्रयोग में। यदि ये होता है यहाँ पर कि सकरी पत्ती या चौड़ी पत्ती होती है, या दोनों, तो हम लोग सकरी पत्ती नहीं लगाएंगे, चौड़ी पत्ती। 2,4-D का प्रयोग किसके लिए होता है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने का। यदि मैं इसको गेहूं में डाल दूं, तो बथुआ मरेगा, पर गेहूं नहीं मरेगा। ये विशेषता होती है इसकी। क्या है? यदि मैं गेहूं में डालूं तो सकरी पत्ती वाला ये गेहूं नहीं मरेगा, लेकिन गेहूं में बथुआ उग रहा तो बथुआ मर जाएगा। बस इसकी विशेषता ये होती है। ये पत्थर चटा है, ये बथुआ है ना।
अब आता है पायरिल्ला। पायरिल्ला क्या है? तो हम यहाँ देख रहे हैं पायरिल्ला एक कीट है। क्या है? कीट है। पायरिल्ला कोई बीमारी नहीं है, कीट है। कीट किस तरह का होता है? ये रहा, पायरिल्ला एक कीट है और इस तरह का होता है। इसके यहाँ पर ये सूंड होती है, जहाँ पर आंखें होती हैं, और ये उसके पंख होते हैं। क्या होते हैं? पंख होते हैं, जो उड़ता है यहाँ से। और गन्ने में जो अपना जो इंजेक्शन है, ये वाला हिस्सा गन्ने में, और गन्ने की जो पत्ती की बीच वाली डंडी होती है ना, सफेद वाली, उसमें मक्का के में, बाजरा के में, उसमें लगा देता, तो फिर पीले पीले धब्बे बन जाते हैं। तो ये गन्ने का मुख्य कीट है। कैसा है? मुख्य कीट है गन्ने का। और ये मक्का आदि में भी लग जाता है। जब ये लगता है मक्का आदि में, तो जो बीच की डंडी होती है ना सफेद रंग की, उसमें स्पॉट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पॉट बन जाते हैं ऐसे पीले पीले। तो ये होता है पायरेला कीट, होता है जो कि गन्ने में सबसे ज्यादा डैमेज करता है। ठीक है। अब आता है हमारे पास जो मशरूम न खाने वाले होते हैं। न खाने वाले मशरूमों को हम लोग जहरीले मशरूम कह सकते हैं, जिन्हें गांव में हम लोग देखते हैं कि ग्वारों पर उग आते हैं, और उन्हें कुकुरमुत्ता कहते हैं। छत्रक होते हैं, छतरी बनी होती है पतले पतले से, और एकदम कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ठीक। और ऐसे ये छतरी उगे आती है, काले रंग के। कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं ऐसे। तो ये गांव में छतरी बोलते हैं इनको। तो इस तरह के होते हैं। देखो ये मशरूम है, इन मशरूमों को खाया नहीं जाता है, ये जहरीले मशरूम बोले जाते हैं। तो जहरीले मशरूम का नाम क्या है? टूड स्टूल। कौन सा है? टूड स्टूल है। और खाने वाले हैं वो है बटन मशरूम। क्या है? बटन मशरूम होते हैं, उनको खाया जाता है। ये जहरीले है, इन्हें कुकुरमुत्ता भी कहते हैं गाँव में। यही वाले हैं वो लोग, वो वाले। ठीक। अब आता है हमारे सामने राधे। एक किस्म है। तो राधे क्या है? किस्म किसकी वैरायटी है भैया राधे? तो हम बता देंगे कि राधे चना की वैरायटी है। ठीक है। हाँ, तो मंदिर जा रहे हैं हम लोग, और हनुमान जी के मंदिर पे चना ले रहे हैं, और भैया राधे राधे कहते जा रहे हैं। तो राधे हमसे याद रखने का एक तरीका है कि राधे राधे चना दे रहे हैं भैया, राधे राधे प्रसाद ले जाओ, राधे राधे। तो कौन सा चना दे रहे हैं? राधे राधे चना दे रहे हैं। तो याद रह सकता है कि राधे किसकी वैरायटी है? चना की वैरायटी। और इस तरह का चना होता है राधे वैरायटी का। ठीक है। तो ये याद रह जाएगा आपके पास। यदि यहाँ पूछा जाए कि मतलब ये तो हुआ राधे किस्म है, यदि जहाँ में इल्ली लग जाए, क्या लग जाए? इल्ली लग जाए इसके अंदर चने में, तो इल्ली, तो इल्ली लगेगी तो पहले छेद करेगी। तो यहाँ में बोलेंगे फली छेदक। फली छेदक। तो यदि कहूँ ऐसा आता है कि चना में मुख्यतः कौन सा कीट लगता है, तो आंसर बोलना फली छेदक। क्योंकि जो इल्ली होती है वो फली में छेद करेगी, और छेद करेगी तो हम उसका नाम रख देंगे फली छेदक। ठीक। यदि इंग्लिश में बोले, तो इंग्लिश में फली को बोलते हैं पॉड, और पॉड में करेगी छेद, छेद को बोलते हैं बोर, तो पॉड बोरर हो जाएगी। यदि हम बात करें इसको वैसे तो चना की इल्ली। यदि और बात करें इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। तो एक ही चीज की अपनी सारी डिटेल अपने पास हो गई, तो कुछ भी आ जाए हम तुरंत लगा देंगे। आर्मीजेरा क्या है? हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा क्या है? तो हम कहेंगे चना की इल्ली है। चना की इल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है? हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। ठीक है। इस तरह से हम कुछ भी इसका पता कर सकते हैं, जब हमें डिटेल याद है तो कोई सी भी यूटी आया धड़ल्ले से हल हो जाएगी। चलो ठीक है। अब आता है अगला हमारे सामने, हमारे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप हुए। अब हमारे पास 5 आ गए रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या आ गए? रिक्त स्थानों की पूर्ति। जे आपको देखो, वो इफको कंपनी थी, ये क्रेबो कंपनी आ गई। किसकी आ गई? क्रेबको। ठीक है। तो ये क्रेबको कंपनी भी क्या बनाती है? डीएपी बनाती है। क्या बनाती है? डीएपी। तो वो डीएपी जो वही है जो हम लोग इसे डीएपी, डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ हम देख रहे हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी। डाई अमोनियम फॉस्फेट में पूछा क्या? नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%। ठीक है। कितनी हो गई? 46%, जो कि कट्टे पे लगी है। तो 2 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे आ गए जो फर्टिलाइजर से आए। क्या से आए? फर्टिलाइजर से। तो आप देखेंगे ये तो हमारे घर पे खूब देखने को मिलते हैं। तो हम नॉलेज को ऐसा नहीं है नजरअंदाज करें।
कहीं भी हम पढ़ें गौर से ध्यान दें तो किसान को देखो डीएपी पे भी आ गया, यूरिया पे भी आ गया, तो दो क्वेश्चंस किस पे आ गए, फर्टिलाइजर पे, यानी 2 नंबर का हो गया पूरा हमारा। तो इसी तरह से नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, और ये पूछा जाए कौन सा उर्वरक है तो कहेंगे ये कौन सा है, अकार्बनिक है, ये कार्बनिक नहीं है, जबकि यूरिया कार्बनिक होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है। अब आता है हमारे सामने लिटिल लीफ, छोटी पत्ती। लिटिल, लिटिल माने क्या होता है, छोटे छोटे, और लीफ माने कौन है, छोटा छोटा, पत्ती छोटी है, पेड़ छोटा नहीं है। तो इसको बोलेंगे लिटिल लीफ बीमारी किसके कारण होता है, तो जो पत्ती के अंदर जूस भरा होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा, यानी कोशिका का एक द्रव्य है। जब द्रव्य संक्रमित हो गया वायरस वगैरह से तो वो पत्तियां कभी सतर नहीं हो सकती, स्वस्थ दिखाई नहीं देंगी, कुपरी कुपराइयां छोटी छोटी हो जाएंगी। तो अपन नाम देंगे इसका लिटिल लीफ। लिटिल लीफ का मतलब छोटी पत्तियां किसके कारण होती हैं, उसका खून खराब हो गया भैया, क्या हो गया, खून खराब हो गया, तो ऐसी रह गई ये देखो। और यदि ये साल सही होती ना तो ऐसी नहीं रहती, ये कुकरी और ये सफेद रंग में आ गई, हरी पन दिखाई देती। तो ये ऐसी बीमारी को हम देखेंगे किसके कारण हो रही है, ये माइकोप्लाज्मा के कारण ही होती है। और इसमें यदि हम वायरस बैठ जाएं या कीड़े बैठ जाएं, क्या बैठना है, कीड़े, कीड़े अपना रस चूसेंगे, क्या करेंगे, रस चूसेंगे, और यहाँ से बैठ करके फिर वो दूसरे पे बैठेंगे। तो बीमार पौधे से रस चूसेंगे तो उसका जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे हो गए, माइकोप्लाज्मा से या वायरस से कैसे हो गए, संक्रमित। ठीक है, इन्फेक्टेड हो गए। अब जाके वो उड़ के दूसरे स्वस्थ पेड़ पे पहुंच जाएगा, वहां भी रस चूसेगा, तो यहाँ के वायरस वहां जाके लगा देगा। तो कीड़े अक्सर बीमारी फैलाते हैं, इसलिए कीड़ों को मारने की दवा समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए। यदि फसल में रोग आ गए तो पूरे में फैला देंगे, या इस पेड़ एक आध पेड़ आया तभी उसको क्या कर दो, उखाड़ दो, और कीड़े मारने की दवाई, कीड़े ना हो तो फैलेगा, बच जाएगा। अब आती है ऐसा क्वेश्चन है कि मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है। जी आ गया पार्ट 10 में से आपके, क्या आ गया, अलंकृत बागवानी दी है तो उसमें गार्डन दी है, मध्य प्रदेश के गार्डन या भारत के कोई गार्डन। तो ये पूछा का मुगल गार्डन कहाँ है, तो भाई साहब ये तो दिल्ली में है। कहाँ लोकेटेड है, तो हम बताएंगे दिल्ली में ये स्थित है। तो दिल्ली में कैसा है मुगल गार्डन, तो देख लें, क्या शानदार मुगल गार्डन। लोग बाग देखने यहाँ, राष्ट्रपति जाता है इसमें, क्या होता है, राष्ट्रपति जाता है इसमें, देखता है ना, ये सुंदर दृश्य होता है इसमें। ये फॉर्मल गार्डन है, ये कैसा है, फॉर्मल गार्डन है, इसको फॉर्मल गार्डन बोलते हैं। अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि फॉर्मल गार्डन ही क्यों कह रहा है इसको, क्या चक्कर फॉर्मल गार्डन। तो फॉर्मल गार्डन की विशेषता होती है कि कहीं भी पूरे गार्डन में पानी होगा, झरना, क्या होगा, झरना होगा, ये सबसे बड़ी बात होती है इसकी। बहता हुआ पानी होता है फॉर्मल गार्डन में, और एक बिल्कुल एक क्रम वाइज बना होता है, और इसमें एक निश्चित रोड होंगे, ये नहीं है कई रोड चले जाए। तो फॉर्मल गार्डन की विशेषता पूछी जाए कभी तो क्या होती है, ये बहता हुआ पानी होता है, क्या होता है, या तो दीवार से गिर रहा हो या फुव्वारा लगा हो, और इनके रोड निश्चित होते हैं, इन्हें फॉर्मल गार्डन कहते हैं। ऐसे समझो आप जैसे कि एक स्कूल होता है या कॉलेज होता है, तो उसकी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, नहीं साहब ऐसे कपड़े की शर्ट और ऐसे कपड़े का पैंट और ऐसी टाई होता है ना, तो ये निश्चित होते हैं, और जो है ये फॉर्मल कहलाएगा। नॉन फॉर्मल कैसा होगा, जैसे मान लो मैंने ये कपड़ा पहन लिया और ये भी, और तुमने दूसरे पहन लिए, तो ये कोड ड्रेस कोड नहीं है, बस कैसा है, सिंपल से, कोई कुछ भी पहने हैं, कोई टी शर्ट पहने हैं, कोई शर्ट पहने हैं, कोई टाई लगाए, कोई नहीं लगाए, तो वो कौन सा आएगा, अनफॉर्मल होते हैं। तो फॉर्मल पे पूछा जाएगा कि फॉर्मल गार्डन कौन सा है, तो हम बताएंगे कि मुगल गार्डन एक फॉर्मल गार्डन है। कैसा है, फॉर्मल गार्डन, कहाँ पर है लोकेटेड, कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे उपस्थित है, तो हम बताएंगे ये दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, अब आता है हमारे सामने मशरूम। ये बात तो मैं उस वाले पेपर में ही कराया कि यदि मशरूम हम लोग खाएं तो क्या फायदे हैं मशरूम के। तो मैंने कहा ये हार्ट वाले जितने पेशेंट्स होते हैं, जिनको हार्ट की बीमारी होती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा घी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं फिर वो, इसके लिए वो लेंगे मशरूम। मशरूम खाने से क्या होगा, इसके अंदर जो एंटी बॉडीज बनाने वाली चीज होती हैं वो है, तो उसमें प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन्स है इसमें 30 से 38% प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 30 से 38% प्रोटीन। आपको एक प्रोटीन का ग्राफ बनाता हूं मैं,
जो देखो एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, एक ग्राफ बनाता हूं मैं यहां से ऐसे, तो देखना प्रोटीन परसेंट का, प्रोटीन प्रतिशत, लोग कहते हैं ना परसेंटेज याद नहीं होती, मैं कहूंगा ऐसे भूलोगे नहीं आप। ठीक, तो देखेंगे यहाँ 6% है ना, जीरो से लेके यहाँ आ गए 6%, कितने 6% तक यदि है, 6 से लेके मान लो आप लगभग 8, 6 से 8 लिख लो एवरेजली, 6 से एक स्टेप बना लो, 6 से 8% तक, तो ये आएगा चावल। ये प्रोटीन परसेंटेज बता रहा हूं मैं। यदि चावल में प्रोटीन परसेंटेज पूछी जाए तो 6 से 8%, अधिकतम कुछ में कोई साइंटिस्ट दे रहे हैं बढ़ के होगी 9-10 तक। ठीक, लेकिन उसके बाद आती है आपका गेहूं, क्या आएगा गेहूं, उससे नीचे आएगी जौ, जो 11% तक रहेगी, गेहूं लगभग 12% तक रहेगा। तो ग्रेमनी कुल के जितने अनाज हैं वो लगभग 12% से ऊपर नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे, 12% तक नहीं जाएंगे। और 12 से 13% तक लगभग अंडा, सॉरी, अंडे में भी यही आएगी। रोटी और अंडा में लगभग कैसी है, सेम प्रोटीन 12% लेके चलें, क्या में चलें, ये है अंडा। तो देखो आपको मैं बढ़ते क्रम में बताता जा रहा हूँ, याद रहेंगे सबसे कम किसमें, चावल में, फिर उससे बढ़ के जौ बेजर बोलते हैं, उससे बढ़कर गेहूं, और गेहूं के ऊपर कौन है तुरंत, अंडा। अब अंडा से लेकर हम चलते हैं 14% से लेकर के लगभग 22% तक। हाँ, क्या काय में आएगी, मछली, क्या आएगी, मछली, मछली में इतना होती है। उसके बाद हम जाएंगे 20%, क्या 20 से 24% तक, ये जाएंगी दालें, क्या जाएंगी, दालें। उसके बाद आएगा आपका मशरूम, क्या आएगा, मशरूम, जो कि 38% तक होता है, 30 से 38। ठीक है, उसके बाद जाएंगे अगला प्रोटीन, वो सॉरी सोयाबीन, क्या आएगा, सोयाबीन, सोयाबीन में कितनी है, लगभग 42%। ठीक, अब आती है मीट, तो मीट हमारी जाएगी लगभग, यहाँ पर ये 14 था, ये 20%, मुर्गी मीट, क्या, मुर्गी मीट, ये, तो ये मैंने लगभग एक बढ़ता हुआ क्रम बता दिया। और इससे नीचे हम बात करेंगे तो दूध जाएगा 3% से करीबन 4% के बीच। ठीक है, तो यहाँ से हम बात, इससे भी नीचे जाएंगे तो 1 से 1.5% किसमें होती है, टोन्ड मिल्क, फिर डबल टोन्ड मिल्क। एक एक 1.5 से लेकर ये डबल टोन्ड मिल्क है, कौन सा है, डबल टोन्ड मिल्क। तो 1.5% से लेकर के मैंने आपको 42% तक का ग्राफ बता दिया। अब इनको क्रम वाइज जैसे आप भी अपने नोट्स में बना लो, सब याद हो गई सारी प्रोटीन है। ये होता है मस्तिष्क मेमोरीज में बैठाना, कि देखो सर ने कैसे बताया था कि 1.5% से लेकर 42% तक बता दे गए जो हमारे में उपयोगी है। तो 1.5% किसमें, डबल टोन्ड, साधारण दूध में 3 से 4%, फिर चावल में 6 से 8%, बेजर या जौ बोलते हैं उसमें 11%, गेहूं में, अंडा में लगभग 12%। ये लगभग है ना। अब आती है यहाँ पर 14 से 22% या 14 से बढ़ के भी होती है 28, कुछ मछलियों कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है, इसलिए लगभग यहाँ से यहाँ तक होती है। मुर्गी की मीट में लगभग 20% होती है, ये मछली के में हो गई। अब दालें, दालें कितनी जा रही है, 22 से लेके लगभग कहाँ तक, ये 24% तक जाती है। कुछ की स्पेशल ही होती है, जैसे चना है तो इसमें 21% होती है। दालें का मतलब सारी दालें, मैं चना की पूछूं तो स्पेशल है, यदि मैं कहूँ कि मूंग उड़द में कितने का तो 24 है, लेकिन किसी में कुछ में 25 भी है, तो एवरेज एक 40 है ना, तो कहाँ तक होगा, 24% तक। अब आती है इसके बाद अपन लोग जाते हैं तो किसमें, मशरूम में 30 से 38%, तो जी आ गया देखो 30 से 38%। तो हमने सारे प्रोटीन्स कोई भी पूछ ले यूं आ गया आंसर एक में, और इसको छांट पाना मुश्किल होती नहीं, क्योंकि एक जगह डाटा मिलता नहीं है और आप इसे बना नहीं पाएंगे। तो अब आप कभी भूल नहीं पाएंगे इसको। अब यूं गिनते चले जाओ, यार तुम कहाँ पढ़ते हो, इतनी सारी याद कैसे हो गई तुम, यार हम तो याद नहीं होती, तो उसको बता देना ऐसे ग्राफ बनेगा। ये कंटेंट ऐसा है
कि याद दिला देगा। इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो परसेंटेज में छोटा मोटा डिफरेंस मिलेगा। मैंने कॉमन चीज ली है। अब मैं कहूँ कि सोयाबीन टॉप पे है, याद रह जाएगा 42%। अब ये नहीं कह सकता सोयाबीन में 10% होगी, 12 होगी, 15 होगी, नहीं होगी, सीधा टॉप 42%, जिससे कम तो किसी में होती नहीं। इसलिए इसे क्या कहेंगे, गरीबों की मीठ, गरीबों की मीठ, गरीबों की मीठ इसको भी बोलेंगे। किसको बोलेंगे, गरीबों के लिए मांस इसको बोल सकते हैं। गरीबों के लिए मीट किसको बोलते हैं, इसको, क्योंकि इसमें मीट से ज्यादा प्रोटीन है। तो लोग आगे यदि जो मीट नहीं खा सकते वो मशरूम खा लें तो मीट का काम करेगा। यदि जो लोग सोयाबीन खा लें, मीट नहीं खाते, तो सोयाबीन मीट से भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगा। इसलिए इसकी बरी खाएं, उसको फुला करके खाएं, कम कम, ज्यादा ना खाएं। तो ये हो गया आपका। तो मशरूम के ऊपर ही लिख लें कितने पाया जाता है, 30 से 38% तक। ठीक। अब आता है गन्ने के टुकड़े कितने आंख वाले होना चाहिए। तो हम बताएंगे गन्ने के टुकड़े जब बोते हैं तो 3 आंख वाले होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 आंख वाले होने चाहिए। 1 आंख, 2 आंख और 3 आंख। इन आंखों में, ये टुकड़ों में गठान होना चाहिए, इनमें एक एक आंख होती है और आंख से यह गन्ना निकलता है। क्या निकलता है, गन्ना निकलता है। ये है। तो गन्ने के टुकड़े 3 आंख वाले लगाए जाते हैं, ये आंसर देंगे। इन्हें सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेट बोला जाता है। सेट, गन्ने के बीज को क्या बोलेंगे, सेट या टुकड़ा, है ना। और ये क्या होगा, इनकी करीबन एक में 3 आंख होना चाहिए, बस यही बात रखना है। गन्ने से निकलने वाली आंखें इस तरह की होती है, देखो ये देखो क्या दिख रही है, गन्ने। इसको पूछा गन्ने के बीज को क्या कहते हैं, तो आंसर देना टुकड़ा। या गन्ने के बीज को क्या कहते हैं, तो सेट बोलना। क्या बोलना, सेट बोलना है। गन्ने का कोई वैसा बीज नहीं होता है। कितने आंख का टुकड़ा यूज करेंगे तब हम बताएंगे, 3 आंख वाला। अंगूर का कुल, ये तो 23 में भी आया, 24 में, तो उनमें से आया ये अंगूर का ये वाला नाम सीधा, अंगूर का बाइटेसी इसका फैमिली है, बिटेसी या बाइटेसी, क्योंकि बिटेसी बेनिफिरा इसका साइंटिफिक नेम है, इसलिए अंगूर का याद रखेंगे। तो सभी फलों का साइंटिफिक नेम और सभी फलों की वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, बॉटनी का नेम मैंने एक टेबल में सजा दिए कि सभी फलों के, सभी सब्जियों के और उनके रोगों के, कीटों के, सबकी मैंने नोट्सों में टेबल बनाई है। टेबल से एक दिन पूरे याद हो जाएंगे सभी फलों के। तो ये फलों का हो गया आपका। अब आती हैं हमारे पास सही जोड़ियां। लेट ब्लाइट किस में लगती है, तो हम बताएंगे आलू की फसल में लगती है। अब लेट ब्लाइट में क्या होता है, इसे हिंदी में बोलेंगे अंगमारी। क्या, अंगमारी। तो अंग मरता है, देखो जितना अंग मर गया बाकी पेड़ सही है, इसलिए इसे अंगमारी भी बोलेंगे। इंग्लिश में से लेट ब्लाइट बोलते हैं। क्या होता है, देखो अंग मरने लगते हैं उसके, ये याद हो जाएगा ना। तो अंगमारी के नाम से भी हो सकता है, लेट ब्लाइट भी बोल सकते हैं। तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, क्या, आलू की है ये बीमारी, और इस तरह की समस्या आती है खेतों में, तो आप समझ जाएं कि लेट ब्लाइट बीमारी लग गई है। अब आती है मशरूम क्या है, तो शाकाहारियों की मीट, जो भी मैंने कही, क्योंकि जो प्रोटीन तो लेना चाहते हैं लेकिन हम मांस नहीं खाना चाहते, तो हम लोग मांस से भी ज्यादा हमारे पास प्रोटीन है। मशरूम कहेगा मैं मत, तुम टेंशन मत लो, 38%, अंडा 12% पे, तो अंडा की मम्मी 20% तक है। तो कंगे भाई साहब उनने छोड़ के, तो चावल वो खा लो, चना वो भी दाल में इससे ज्यादा, दाल भी नहीं खाएं तो मशरूम है वो लो खा लो। मशरूम के पिताजी बैठे हैं फिर कौन, शीश पर सोयाबीन, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसलिए शाकाहारियों के मीट किसे कहा जाएगा, तो हम बता देंगे कि मशरूम को कहा जाता है, मैचिंग कर लेंगे। पूसा बेदाना, कौन सा, पूसा बेदाना। पूसा बेदाना, पूसा कहाँ पर है, ICAR नई दिल्ली है, वहां से विकसित वैरायटी है पूसा बेदाना। तो पूसा बेदाना से अर्थ समझे, पूसा ICAR से विकसित है, और हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि बेदाना का मतलब है इसके अंदर खाएंगे तो दाना नहीं मिलेगा, सीड नहीं मिलेगा, बीज नहीं होगा, खाते जाओ कोई दिक्कत नहीं, बीज नहीं होगा। जैसे अपन दाग फोड़ते हैं तो दाग के अंदर क्या निकलता है, एक बीज, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा। तो जो
बिना दाना की है, इसलिए इसका नाम क्या है, पूषा बेदाना। किससे संबंधित है, तो अंगूर की किस्म है पूषा बेदाना। ठीक है, परले ऐसे भी हैं। अब आता है हमारे सामने सफेद मूसली। अब सफेद मूसली क्या है, इसका फैमिली पूछी है, नहीं पूछी, तो इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम बोरविलियनम। क्या, बोरविलियनम। तो ये साइंटिफिक नेम यदि हमें याद है, और आपको ये लगभग 23 या 24 के में भी दिया, डबल आ गया, यहाँ भी आ गया और आगे भी आया। तो सफेद मूसली क्या, सफेद मूसली का साइंटिफिक नेम याद कर लो। ये व्यावसायिक फसल है। कौन सी है वो, सॉरी, औषधीय फसल है। अगली बार इसमें और कुछ भी पूछा जाए कि सफेद मूसली क्या है, तो आप आंसर देना औषधीय फसल है। कैसी है, आंसर दें तो शक्तिवर्धक है। कैसी, शक्ति, ताकत आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, ताकत वाली। जो कमजोर व्यक्ति है उसे दूध में पीस के इसका पाउडर डालते रहो, पिलाते रहो 1-2 महीना, और जब बॉडी और शरीर मस्त हो जाएगा। तो ये औषधि है और शक्तिवर्धक है। या दूसरा आ जाए तो वीर्यवर्धक कह सकते हैं। क्या, वीर्यवर्धक कह सकते हैं। अब आता है हमारे सामने रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में। तो जी आप देख रहे हैं रॉक गार्डन है चंडीगढ़, ये चट्टान है, रॉक बोले तो चट्टान। क्या, चट्टान। चट्टान को क्या बोलते हैं, रॉक। तो एक रॉक है ऐसा गार्डन जिसमें क्या है, रॉक हुए चट्टान है, वहां से पानी का रिसाव हो रहा है, लोग इसे देखने आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम ही रख दिया रॉक गार्डन। क्या रख दिया, रॉक। एक चट्टान सी है, उसमें से पानी झरने निकल रहा है, लोग आग सैलानी इसको देखने आ रहे हैं, इसको बोलते हैं रॉक गार्डन। कहाँ पर है, चंडीगढ़। हम्म। अब आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर देना है, जैसे डहेलिया, पिटूनिया किस मौसम के फूल हैं, फूल वाले पौधे हैं, तो हम कहेंगे सर्दियों के, शीत ऋतु या रवि, कब के हैं, रवि ऋतु के क्या हैं, पुष्पी पौधे हैं, इनमें फूल खिलते हैं कब, शीत ऋतु, ठंडों में। अब आता है मांस लगाने के लिए, मांस गलाने के लिए, ऊन को सिकुड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाला केमिकल है, उसका नाम है पपेन, जो कि पपीता से निकलता है। अब पूछे जाएंगे पपीता किससे प्राप्त होता है, तो अपन बताते हैं वो पपेन किससे प्राप्त होता है, पपीता से। पपीता से किस विधि से निकाला जाता है, तो आप बोलेंगे ब्लडिंग विधि से। किसे, ब्लडिंग, खून निकलने वाली विधि से। तो ब्लडिंग हो जाती है, लग जाता है ब्लडिंग विधि से। फिर इसको कब निकालेंगे, तो बताना कभी सुबह के समय निकालते हैं। कब लगाएंगे, सुबह के समय निकालते हैं इसको। ठीक है, चीरा लगाते हैं खड़े। इससे पपीते के गुणों पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। केवल इस पे स्क्रैच आने से मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। और ये देखो दूध आ रहा है ना, ये दूध आ रहा है। तो इस तरह से हम पपेन बोलेंगे। और इसका जो है ना, ये ऊन को सिकुड़न से बचाने के लिए और मांस को गलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। आप इसका जो दूध है ना, ये दूध ऐसे करके और यहाँ लगा लो होंठ वगैरह पे, तो क्या पड़ जाएगा, फफोला पड़ जाएगा। जैसे आम के उससे नहीं होता, कहते हैं वो चिपचिपा सा गिर जाता है, तोड़ बोलते हैं कुछ लोग, या और भी कुछ नाम कहते हैं आप लोग। तो उससे जो है ना, केमिकल से पूरा जो जल जाती है ना स्किन, इससे भी जल जाती है। कच्चा पपीता खा लेंगे तो ये जल जाएंगे पूरे। तो ये मांस को गला देता है। ठीक, अगला आता है हमारे सामने, इसबगोल कौन से मौसम की फसल है, तो इसबगोल गेहूं जैसी फसल दिख रही है लगभग, तो हम कह सकेंगे गेहूं कब होते हैं, दीपावली बाद। दीपावली कब आता है, रवि का मौसम, क्योंकि जब सूर्य पूर्व रूप से खिलता है, सूर्य को ही रवि कहा जाता है, इसलिए इसको रवि की फसल कहेंगे। इसको इसबगोल, इसकी जो भूसी बनती है वो करीबन दस्त को रोकने के काम आती है। अब आता है सिट्रोनल घास के किस भाग से तेल निकलता है, तो इसकी पत्तियों को प्रेशर से पीसा जाता है, तो इसकी पत्तियों से और इनके जो तने हैं उनसे तेल निकलता है, इसे सिट्रोनेलस तेल कहेंगे। क्या कहेंगे, सिट्रोनेला घास से, पत्तियों से तेल निकलता है। ये कौन सा है, ये व्यवसायिक है ना, ये है पुदीना है, ये व्यवसायिक फसल है। कैसी है, जबकि मूंगफली क्या थी, औषधीय फसल थी। इनके तेल व्यवसायिक होते हैं। क्या होते हैं, तेल बनता है, व्यवसायिक होते हैं। फसल एवं सब्जी को समय के अनुसार सुरक्षित रखने की कितनी विधियां हैं, तो हम बताएंगे समय के अनुसार दो ही होते हैं, एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। स्थायी विधि वे होती है जिनमें अपन लोग 1 साल 6 महीने तक अपन फल सब्जियों को रखते हैं, और अस्थायी वे होती हैं जो 8 दिन 10 दिन 15 दिन, अधिकतम 1 महीने तक आप उन्हें रख लो फ्रीज में, या साफ करके, या
गर्म उसमें करके रख सकते हैं, तो वो कुछ समय बाद खराब हो जाएंगे। लेकिन ये स्थायी होती है, मुरब्बा वगैरह बेरों को सुखा करके, ये स्थायी विधि होती है। तो दो विधि होती है, स्थायी और अस्थायी। अब आती है फसल एवं सब्जियों में कड़वापन लाने के लिए किस में उपचारित करेंगे? तो चूने के पानी। तो यहाँ पर फसल एवं सब्जियों में, फल एवं सब्जी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। कड़ापन लाने के लिए फल एवं सब्जियों में कड़ापन लाने के लिए कभी कभी क्या हो जाता है, फल ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो वो गुदगुदे हो जाते हैं, तो ना चूने के पानी में डाल दो ना, फॉर्मिंग कहेंगे। तो फॉर्मिंग करके उनको कड़ापन ले आते हैं, थोड़ा क्या लाते हैं, कड़ापन। तो कड़ापन लाने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, उनको चूने के पानी में डाल दो। तो चूने के पानी में क्या होगा, वो टाइटनेस आ जाएगी, जो ज्यादा गर्म होने से कैसे हो गए, मुलायम हो गए, तो मुलायम को ना बचाने के इसे फॉर्मिंग कहते हैं। तो फॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, फॉर्मिंग कर सकते हैं। तो इसमें अपन ने फलों को या उनको चूने के पानी में डाल के रखा जा सकता है। अब आता है यहाँ पे सत्य सत्य बताएंगे, यानी ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे। अंगूर का प्रसारण एक मौसम पुरानी कर्तन से करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। नई कोंप में जड़ें नहीं निकलेंगी, तो नई नहीं लेंगे, करीबन 1 साल पुरानी और इतनी मोटी होना चाहिए। तो उसे यदि हम लोग करेंगे, तो देखो ये एक पेंसिल की मोटाई की है और 1 साल पुरानी है, तो इनमें क्या आ गए, अंगूर की ये जड़ें निकले आए और ये पत्तियां निकले आई, तो इनसे प्रसारण किया जा सकता है। प्रसारण माने फैलाव। तो अंगूर एक से पेड़ से दूसरा लगाना है, तो 1 साल पुरानी कितनी, एक मौसम पुरानी कम से कम होनी चाहिए, और उसे हम लगाएंगे तो उसमें आराम से जड़ें आ जाएंगी। यह क्रिया रूटेज कहलाती है। क्या कहलाती है, रूटेज। हाँ, क्या कहलाएगी, रूटेज। ठीक है, तो रूट निकल आती है। तो ये बात सही है, बिल्कुल सत्य बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। अश्वगंधा व्यवसायिक फसलों के अंतर्गत आता है क्या, अश्वगंधा। अश्वगंधा इसमें आता है, व्यवसायिक में नहीं आता, औषधि में आता है। किस में आता है, औषधि फलों में आता है। किस में आता है, औषधीय फसलों में आता है। इसकी औषधि बनती है, दवाई बनती है अश्वगंधा, तो हम बताएंगे ये औषधीय फल है, पेड़ है। अब आता है हमारे सामने अगला, पुदीना औषधि फसलों के अंतर्गत। देखो उसी का उल्टा कर दिया जाए, पुदीना औषधि में आता है तो नहीं, हम कहेंगे व्यवसायिक में आता है। आप अपना 12वीं का जो पाठ है, उनमें देखें पाठ का नाम क्या है, तो उसमें लिखा होगा व्यावसायिक फसलें, उसमें पुदीना का अध्ययन हो रहा होगा। इसका मतलब ये निकला कि पुदीना किस में आएगा, व्यवसायिक में। यदि उसमें देखेंगे अश्वगंधा किस पार्ट में आता है, औषधि पौधों में, तो उसका नाम है। तो कितना सरल पूछ लिया कि कौन से पार्ट का, तुम्हें याद है क्या कि भाई कौन से पार्ट का है, इतना ही तो बताना है कि आपने यदि गहराई से अध्ययन किया, आपके टीचर ने इसको बताया है नहीं होता कि हमारा 15 पार्ट का है या फिर 14 पार्ट का है या 16 पार्ट का है, तो हम देख रहे हैं कि 15 और 16 पार्ट में क्या दिया, यही तो दिए है। क्या दिए हैं, 16 में और 17, एक में व्यवसायिक फसलें और एक में कौन सी औषधि फसलें हैं। इनकी टेबलें बनी है, नोट्स में आप देख लेना, उनको सबको पहचान लेना। अब आता है तो किस में आएगा, औषधि पौधों में आता है। फिर आता है आपका गंटच चेन। क्या आएगा, गंटच चेन की लंबाई। तो आपने देखा, मैंने अगले उसमें देखना, आप उसमें मैंने ये पूरी टेबल बना के बताई और ये भी बताई है गंटच चेन में। तो क्या गंटच चेन की लंबाई कितने होती है, तो ये गंटच चेन की लंबाई 66 फीट होती है ना, क्या होती है, गंटच चेन की लंबाई 66 फीट होती है। इसमें ये सही होना चाहिए इसको, ठीक है। अब आता है अगला, अभियंता जरीब की लंबाई क्या होती है, अभियंता जरीब की लंबाई 100 फीट होती है। तो ये अभियंता जरीब की लंबाई 100 फुट होती है। रेवेन्यू जरीब की लंबाई 33 फीट होती है, तो ये 33 फुट होती है। ठीक है ना, क्या होती है,
33 फुट होती है। ठीक है। हाँ, हर कठिनाई एक नई ताकत का अवसर देती है। तो कठिनाइयों से तो लड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? कठिनाइयों से तो लड़ना चाहिए। हर कठिनाई एक नई ताकत देती है। तो आप जब 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो एक कठिनाई है, लेकिन एक ताकत भी दे रही है, नहीं हमें निकालना है। तो हर कठिनाई क्या देती है? एक नई ताकत देती है। और नई ताकत आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है।